नमस्कार, मैं हूं राजीव पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान मौजूद हैं, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओपी धनखड़ जी। सर नमस्कार, आपने हमें समय दिया अपने बिजी शेड्यूल के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी पाठक जी। धनखड़ साहब, सबसे पहले चूँकि आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, प्रदेश के पूरे भाजपा के संगठन को संभालना, प्रदेश के मुद्दों के बारे में पार्टी की लाइन तय करना और केंद्रीय नेतृत्व के लिए एक जिसे कहना चाहिए एक रास्ता तैयार करके रखना कि जब वो अपनी कोई पॉलिसी लेके आना चाहें या कोई संगठन के तौर पर कोई काम करना चाहें तो वो सुचारू रूप से हो सके। तो आप इसको फिलहाल की आज की राजनीति में कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? देखिए कि आज की राजनीति, मैं कहूँगा कि एक शब्दावली का थोड़े दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किया और वो शब्दावली ये थी कि डेमोक्रेसी डिलीवर कर सकती है, जब वो बाइडेन से बात कर रहे थे। जब मैंने राजनीति को समझना शुरू किया, मैं कॉलेज विद्यार्थी था, तो उस समय की राजनीति ऐसी थी कि नेता को देखकर ही लोग खुश हो जाते थे। इंदिरा गांधी आई थी तो हम उनको भिवानी देखने गए थे, चरखी दादरी पढ़ते थे और देख के ही खुश हो गए थे कि इतनी सुंदर है, अगली सीट पे बैठी है, चश्मे लगाए हुए है। अटल जी भिवानी में आए शाम के समय, रात को कैसे वापस जाएंगे इसकी चिंता किए बगैर भी लाहौर चौपटा में उनका भाषण सुनने के लिए गए थे और इतने ध्यान से सुना था कि वो भाषण मुझे आज भी याद है। तो एक समय था जब केवल नेता को देखने से, नेता के संबोधन से, नेता के ग्लैमर से, उनकी बातों से राजनीति प्रभावित होती थी। लेकिन जैसे मार्केट में होम डिलीवरी आई है, ऐसे राजनीति में भी अब होम डिलीवरी है। आपको वृद्धावस्था पेंशन आपके खाते में मिल रही है क्या? किसान को उसके पैसे उसके अकाउंट में मिल रहे हैं क्या? किसान सम्मान निधि उसके अकाउंट में जा रही है क्या? किसी भी प्रकार की सब्सिडी जो उसको मिलनी चाहिए मिल रही है क्या? उसके दरवाजे के पास वैक्सीन अवेलेबल है क्या? उसको इलाज कराना है तो आयुष्मान कार्ड उसको उपलब्ध है क्या? तो ऐसी अनेक चीज़ें जो आज व्यक्ति के घर तक पहुंच रही हैं, ये बदला हुआ स्वरूप है। नहीं तो एक बार एक ज़माने की बात है कि लोग ऐसी चर्चा करते थे कि डेमोक्रेसी से ये चीज़ें वहाँ तक पहुँच सकती हैं क्या? राजीव जी ने तो एक बार भाषण ही कर दिया था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे पहुँचते हैं। लेकिन आज 100% डिलीवरी हो रही है, सीधे खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जब सरकार ऐसा कर रही है तो पार्टी को क्या करना है? पार्टी को 2 काम करने हैं। जो लाभार्थी है उसको वो चीज़ मिले, उस तक पहुँचे, तो उसको जानकारी भी हो और उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो। क्योंकि अपने आप कोई चीज़ व्यक्ति हमेशा ले पाता है ऐसा नहीं है जी। सरकारी योजना नहर की तरह से होती है, लेकिन नहर में से पानी लेना है तो नाला बनाना पड़ेगा, साइफन लगाना पड़ेगा, बाल्टी भर के ले जानी पड़ेगी। तो सरकार की योजना उस तरह से है, पाइपलाइन की तरह से है, घर का नल आपको खुद लगवाना पड़ता है जी। तो सरकारी योजनाओं से का लाभ मिले तो लाभ कम मिलेगा। पहला विषय है जानकारी होना, दूसरा विषय है कैपेसिटी बिल्डिंग होना। और आज हमने भी अपना ऑर्गेनाइजेशन का एक स्वरूप बदला है। जैसे आपने कहा कि नया चैलेंज है, केवल प्योर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को सेवा भावी ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। और ये कोरोना में मोदी जी के कहने के बाद शुरू हुआ कि जैसे क्या है कि जैसे हमारी बूथ की टोली है जी, बूथ इंचार्ज हैं, हम केवल चुनाव में बनाते थे बिल्कुल, और चुनाव से एक दिन पहले जब छुट्टी होती थी प्रचार की, उस दिन उनको बुलाते थे, बस्ते पकड़ाते थे, पूरा जोश भर के कि जाओ कल जो है जीत के आना है अपने अपने बूथ को। अब हर समय बूथ है साहब, अब हर समय बूथ नहीं, बूथ पे त्रिदेव है, त्रिदेव नहीं, बूथ पर समिति है, समिति नहीं पन्ना समिति है। तो चुनाव तो 5 साल में सब, या साल में 2 बार आ गया, वो लोकल बॉडी आ गए, लोकल बॉडी आ गए, बाकी क्या है? तो बाकी समय में अपना बूथ कोरोना मुक्त है क्या? अपने बूथ पर जो 80 करोड़ परिवारों को अनाज जा रहा है, जरूरतमंद को जा रहा है क्या? अपने बूथ पर किसी वृद्ध की पेंशन बननी है, विडो पेंशन बननी है, बन रही है क्या? अपने बूथ पर कोई आयुष्मान कार्ड का पात्र है, मिला कि नहीं मिला?
तो सेवा ही संगठन है, ये नया मंत्र दिया गया और उसके साथ आज हम इस पर काम करते हैं। तो हमने ऑर्गेनाइजेशन को उस तरह से तैयार किया है कि वो लोगों तक सरकारी योजनाएं लेकर जाए, नोट इवन लेकर जाए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करें। बीजेपी एक संगठन की पार्टी रही है हमेशा से, और ये संगठन ही है जिसने आज तक बीजेपी को ये मजबूती प्रदान की कि जितनी बार भी चुनाव होते हैं सीटें बढ़ती ही जा रही हैं, संगठन बड़ा होता ही जा रहा है। अभी आपने उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि कोविड में मदद पहुँचे और ये सब चीज़ें पहुँचे। तो एक संगठन कई तरह के समाज के लोगों से मिल के बनता है, उसमें कई अलग अलग जातियाँ होती हैं, धर्म भी अलग अलग के लोग होते हैं। किस तरीके से आप एक प्रमुख मैं एक विशेष जाति के नेता आपको नहीं कहूँगा क्योंकि आप चूँकि प्रदेश के प्रमुख हैं भाजपा के, लेकिन आप सभी जातियों को, सभी धर्मों को अपने संगठन में एक इकट्ठा लेके कैसे चलते हैं? मोदी जी जो बोलते हैं, जो वो करते हैं, वो तो केंद्र की राजनीति में है, चूँकि वो प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री सबका होता है, उनका कोई धर्म कोई जाति नहीं होती है, मगर वो सबके लिए बराबर योजनाएं चलाते हैं, सबके लिए मैसेज देते हैं। जिस भी इलाके में जाते हैं वहाँ की जो जाति होती, जो धर्म होता है, उनको संबोधन भी करते हैं। मगर एक प्रदेश अध्यक्ष के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि सबको इकट्ठा लेके चलना है, सबको साथ लेके चलना है। ये कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, एक तो बीजेपी का जो संस्कार है वो शुरू से ही बीजेपी ने अपना संस्कार ऐसा खड़ा किया है कि हम जातिवादी नहीं होते हैं, हम क्षेत्रवादी नहीं होते हैं, हम भाषावादी नहीं होते हैं, हम राष्ट्रवादी होते हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी का मूल संस्कार ये सबके लिए ही है, और जो इस संस्कार में रहता है वही आगे जाता है। अगर हम किसी चीज़ पर भी अटक गए कि नहीं मैं तो क्षेत्रवादी हूँ, मेरे क्षेत्र में ये बात रह गई, मैं तो फला जातिवादी हूँ, मेरी जाति में ये बात रह गई, मैं ये भाषावादी हूँ, मेरी भाषा में ये बात रह गई, तो उस नाते से भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप खड़ी नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप जो है वो राष्ट्रवाद के भरोसे खड़ी होती है। पहली बात ये है। लेकिन उसके साथ साथ इस राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं है कि आप बाकी सब चीज़ों की परवाह किए बगैर चले जा रहे हो। तो मोदी जी ने भी उसके लिए कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो सबको साथ लेकर चलना है, क्योंकि आप राष्ट्रवादी हो लेकिन आपके साथ जो समाज रचना में बहुत सारे लोग चल रहे हैं वो सब उस लेवल पर आए हैं क्या? नहीं आए हैं। तो उनके जहाँ जहाँ विश्वास है उन सब विश्वासों को भी न्याय मिले, उनका भी विकास हो, सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करें। अच्छा, इसी में अगर कड़ी में हम बातचीत करें तो एक दूसरी विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस, काफ़ी सालों तक उन्होंने हरियाणा में राज किया, मगर आज कहीं ना कहीं हाशिए पे हैं और लगातार प्रधानमंत्री इस बात को कहते रहे हैं कि भाजपा में परिवारवाद के लिए कोई जगह नहीं। कई ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिनके परिवार वालों को टिकट नहीं दिया गया या मंत्री पद नहीं दिया गया। ये भाजपा इस कल्चर को फॉलो कर रही है। कांग्रेस में ये कल्चर नहीं है, इसकी बात हमेशा भाजपा और बाकी पार्टी के नेता भी बोलते रहे, मगर उसके बावजूद उन्होंने काफ़ी सालों तक हरियाणा में राज किया। आज ऐसा क्या बदलाव आया है राजनीति में और लोगों की मानसिकता में कि आपका संगठन आज का नहीं, आपका संगठन बहुत पहले साल, मगर आज वो सबसे मजबूत स्थिति में है? उसका कारण क्या है? देखिए, किसी भी लोकतंत्र की ताकत लोगों की जागरूकता में है। दुनिया में लोकतंत्र को पूरे एक पैमाने पर नहीं मान सकते आप जी। और बहुत पहले दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, जब कांग्रेस बार बार सत्ता में आती थी, इन सब चीज़ों के बावजूद आती थी, तो उन्होंने कहा था लोक मत परिष्कार इसका उपाय है। कि लोगों की समझ बढ़े। क्या हमने इन्हीं के साथ हमेशा रहना है क्या? इन्हीं के बच्चे बच्चे हैं क्या? नेताओं के बच्चे बच्चे हैं क्या? आम आदमी के बच्चे बच्चे नहीं हैं क्या? उनको ये अधिकार नहीं है कि एक गरीब घर से आने वाला व्यक्ति कोई भारत का प्रधानमंत्री बन जाए और उसके एक दिन के कपड़ों से किसी को ईर्ष्या हो जाए? कितने ड्रेसेस देखे हैं हमने साहब, कितने हेयर स्टाइल देखे हैं, कितने डिजाइन देखे हैं। ये मुद्दा बन जाए, ये मुद्दा बन विकास मुद्दा नहीं बचा, उनके कपड़े पहनना मुद्दा बन गया, मुद्दा बन जाए। यानी ये क्या है? अच्छा, ये मुद्दा नहीं बन सकता है कि दादी परदादा सब कितने पावर में रहे, ये मुद्दा नहीं बन सकता। थे कितने कितने फूल लगते थे, तो वो सब नहीं भाई साहब।
वो मुद्दा नहीं बन सकता। क्योंकि वो उस मानसिकता के साथ सोचते थे। साधारण व्यक्ति असाधारण जगह पहुंच जाए, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुरुषार्थ से किया है साहब, अपनी तपस्या से किया है, डिकेड्स की तपस्या से किया है। जैसे अटल जी का भाषण आपको याद होगा संसद का, कि हम अपनी तपस्या से यहाँ आए, और हमने उस तपस्या को अटल जी के बाद भी जारी रखा है। हम पूर्ण बहुमत के अपनी तपस्या से आए हैं, और उसके कारण से अगर हमारे साधारण परिवारों के लोग मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो ये हमने जो लोकमत का आशीर्वाद लिया है वर्षों की तपस्या के आधार पर कि हम कर सकते हैं, और करके दिखाया है। तो जो इस तरह का एलीट क्लास था, जो दादा परदादा के कारण से आ रहा था, उनकी जो तकलीफ़ें हैं वो समय समय पर ऐसे तरीके से अभिव्यक्त होती हैं कि हैरानी होगी कि भाई ये क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। क्योंकि उनका संस्कार क्या है कि वो तो बने बनाए घर से उतरे नहीं। अच्छा, उनकी भी बात रखें, सॉरी आपको बीच में टोक रहा हूँ, आपको समस्या क्या है भाई? अगर प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बन जाए तो आपको दिक्कत क्या है? अगर उनके सवाल हम पूछें तो मुझे दिक्कत उसमें से ये है कि अघोषित आरक्षण है ये। मुझे दिक्कत ये है, समान अवसर। कांग्रेस में कितने ही योग्य नेताओं को मैंने परिवारवाद के कारण से कटते हुए देखा है जी। भारतीय जनता पार्टी में आप ये नहीं कह सकते। एक से एक योग्य नेताओं के नंबर आना चाहिए था देश का नेतृत्व करने का, नहीं आया वहाँ पर। राहुल से जी से अच्छे दसियों नौजवान हमने पार्लियामेंट में बहस करते हुए देखे हैं, बोलते हुए देखे हैं, अपने क्षेत्र में देखे हैं। नंबर 1 क्यों नहीं हो सकते? परिवारवाद संकट है साहब। परिवारवाद एक बेंचमार्क खड़ा करता है कि छत पर केवल परिवार होगा, बाकी कितने योग्य लोग नीचे होंगे। ये बीजेपी में नहीं है। नीचे खड़ा हुआ कार्यकर्ता भी छत पर जा सकता है, ये बीजेपी में है। यहाँ रास्ते खुले हैं, वहाँ रास्ते बंद हैं। चाहे पॉलिटिकल पार्टियाँ, ऐसी पॉलिटिकल पार्टियाँ चाहे राज्यों में राज करती हों कांग्रेस के बहाने से, किसी और बहाने से, और चाहे वो देश में राज करती हों, ये अंतर है। हमारा बूथ का कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, हमारा पंच जो है प्रधानमंत्री बन सकता है। यहाँ सारे रास्ते खुले हैं, और ये हमने अपनी पार्टी में वर्षों में करके दिखाया है। अगला हरियाणा का अध्यक्ष कौन होगा आप नहीं बता सकते, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगले कौन होंगे आप नहीं बता सकते। क्यों? जनता तय करती है। जनता तय करती है, लेकिन कांग्रेस का आप बता सकते हो? 2-3 लोग तय करते हैं, आएगी वो बता सकते हो? एक परिवार तय करता है। परिवार तय करता है, परिवार तय नहीं करता, होता ही परिवार है साहब। कभी माँ कभी बेटा, कभी माँ कभी बेटा। तो ये जो लिमिटेशंस हैं उनकी, यही लिमिटेशंस ने अब देश में जब जागरूकता बढ़ी है तो उनको लगा यार इनका ही अघोषित आरक्षण क्यों। एक कितने ही कांग्रेसियों ने कहते हैं मेरे पिताजी ने देश के लिए, मेरी दादी ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, उनका कहना है। इस देश की आज़ादी के लिए 3,27,000 लोग मरे हैं। इस देश के लिए जो है जिनको तोपों से उड़ा दिया, गोली से उड़ा दिया, फांसी चढ़ा दी गई, ऐसे 850 लोग तो केवल हरियाणा के थे। 3-3 पीढ़ियाँ यहाँ भी जेलों में जाने वाली हैं। सूढ़ी की तरह से लटका दिया गया जिन लोगों को। 35 दिन में मरे थे लिबासपुर के जो है हमारे उस समय के प्रथम विश्व युद्ध के जो है में जो लड़े लोग, सूढ़ियों पे लटका दिया गया, कोलडी से रगड़ दिया गया। ये कोई वो नहीं तो उनके नेता सरदार पटेल साहब का जो स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको बनाना पड़ गया? नहीं, निश्चित रूप से जिन लोगों को देखिए कांग्रेस उन्होंने नहीं बनाया, आपने बनाया। कांग्रेस ने एक ऐसा देश बनाने की कोशिश की कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे चढ़ो और राजीव गांधी एयरपोर्ट पे उतर जाओ। ये अटल जी का समय आया तो कहीं लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली एयरपोर्ट बना, कहीं नेताजी सुभाष चंद्र डमडम की जगह नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट हो गया, शांता क्रूज की तरह शिवाजी एयरपोर्ट हो गया, वहाँ पोर्ट ब्लेयर की जगह विनायक दामोदर सावरकर एयरपोर्ट हो गया, रायपुर की जगह विवेकानंद एयरपोर्ट हो गया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नागपुर में हो गया, अमर सिंह चौधरी चरण सिंह हो गया। ये तो ऐसा ही देश बना रहे थे, बस उससे बाहर कुछ नहीं। इसलिए सभी स्वतंत्रता सेनानियों का नाम, सभी जो देश के लिए लड़े उनका नाम, जो शहीद हुए उनका नाम, ये सब आनी चाहिए। देश के सारे स्टेडियम या प्रदेश के सारे स्टेडियम क्या राजीव गांधी पर ही हों? खेल पुरस्कार राजीव गांधी पर ही क्यों जी? ध्यानचंद जी पर अब हुआ है, योग्यतम खिलाड़ी थे देश के, इतना समय नाम दिया गया। तो इन्होंने जो एक घेराबंदी करके रखी इतिहास में, किताबों में, नामकरण में, कि बार बार 1000 बार वही आता रहे, तो भैया ये देश तो 135 करोड़ का है। बहुत लोगों का तेज इस देश की आज़ादी के लिए जो है बलिदान हुए हैं इस देश के लोग, मैंने कहा।
उन सबके आने चाहिए भाई साहब। ऐसे ऐसे नाम छुपा दिए गए। भगत सिंह की 3 पीढ़ी आज़ादी की लगी, सरदार अजीत सिंह उनके चाचा को 39 साल देश निकाला था। कितना नाम है साहब देश में। अच्छा चलिए, ये तो शरण सिंह मर गए, ये तो राजनीति, हम आज़ादी के वक्त की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम मुगलों तक चले जाएं तो अगर किसी मुगल शासक का नाम किसी जगह से हटाया जाता है तो भी उन्हें तकलीफ हो जाती है। ऐसा क्यों? देखिए, उन्होंने उस प्रकार का देश, और आप तो उन्हीं के नेताओं का, जो उन्होंने अच्छा काम किया, आप अक्रॉस द पार्टी जाके उनके नेताओं का भी महिमा मंडन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। आपके पास भी नेताओं की कमी नहीं रही कभी भी आज़ादी के समय से, अगर हम संघ की बात करें तो, लेकिन आप अक्रॉस द पार्टी जाते हैं। बहुत पाप किया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, जब 30 दिसंबर 43 में अंडमान निकोबार को आज़ाद करा के पहला झंडा वहाँ आज़ादी का फहराया, उसको डिसेरेमोनियल किया कांग्रेस ने। इतिहास नहीं पढ़ाया, कहा यहाँ कोई झंडा नहीं फहराएगा। ये पापी लोग हैं साहब। आपने वाइपर टापू सुना है क्या? झांसी की रानी के सेना के 200 सैनिकों को अंग्रेज सबसे पहले ले गया था। 736 लोग बाद में वहाँ गए। वहाँ पुरी के राजा मरे, वहाँ मणिपुर के राजा मरे। तो मुगलों से क्यों प्यार है ने? पता नहीं। अगर आपसे नफरत है समझ में आती है, मुगलों से क्यों प्यार है? मुगलों ने क्या दिया इनको? इनकी मानसिकता को समझ रहा है देश अभी कि ये किस प्रकार की मानसिकता के साथ चले हुए थे। इनका मानस एक, उसको बाद में महालनोबिस मॉडल, जिसको नेहरूवियन मॉडल कहा गया, उसी समझ के साथ इन्होंने देश को विकसित करने की कोशिश की। देश की कल्चर की सारी अच्छाइयों को छुपाया गया। देश को यहाँ तक ले गए कि भाई सारी किताबें बदल दो, कोई ऐसा विषय नहीं आना चाहिए जो देश की तेजस्विता है, इतिहास बदल दो, तेजस्विता देश का, वो देश के सामने नहीं आनी चाहिए। मतलब क्यों ऐतराज़ था, ये खोज का विषय है साहब। सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन करने राष्ट्रपति जी जा रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पहले राष्ट्रपति, उनको रोकने का नेहरू जी ने काम किया। ये मानसिकता अब देश को समझनी पड़ेगी कि किस मानसिकता के साथ शासन में थे। ज्ञानव्यापी मंदिर हालांकि आपके प्रदेश से बहुत दूर है, मगर एक आस्था का मुद्दा है। उसमें अगर कोर्ट कार्रवाई कर रही है, सब कुछ न्यायालय की देखरेख में और उनकी निगरानी में हो रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसे बयान सामने आते रहते हैं कि लगता है कि शायद कोर्ट भी इनको स्वीकार्य नहीं। देखिए, देश के न्यायालय की बहुत प्रतिष्ठा है। देश के न्यायालय जो निर्णय करते हैं, देश का सारा समाज स्वीकार करता है। किसी का व्यक्तिगत विषय पर तो मैं कुछ कहूँगा नहीं कि किसको कैसा लगता है, लेकिन देश के न्यायालय के प्रति देश की श्रद्धा है और देश के न्यायालय जो भी निर्णय करते हैं देश स्वीकार करता है। और ये विषय न्यायालय का ही है, अभी बाकी किसी का विषय उस प्रकार से है नहीं। तो न्यायालय इस विषय पर विचार कर रहा है। देश के न्यायालय में सबकी श्रद्धा है। अच्छा सर, आपका पड़ोसी राज्य है पंजाब। अभी वहाँ पे एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली आम आदमी पार्टी को। चूँकि आपका पंजाब से बहुत गहरा नाता है, इस राज्य के सचिवालय और पंजाब राज्य का सचिवालय एक ही बिल्डिंग में है, मंत्री अगल बगल ही बैठते हैं। SYL कैनाल का मुद्दा हो, बॉर्डर का कोई डिस्प्यूट का मुद्दा हो, और भी कैसे मुद्दे हैं जो आते रहते हैं, मगर इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ पे क्रिएट हो गया है सिक्योरिटी का, जो कि कहीं ना कहीं हरियाणा को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी आम आदमी पार्टी अभी भी प्रचार में लगी है। अब प्रचार का विषय नहीं है, गवर्नेंस का विषय है। उनको एक इतना बड़ा राज्य मिला है, सीमावर्ती राज्य मिला है, चुनौतियों से भरा हुआ है। आतंकवादी हमले जैसी घटनाएं यहाँ होने लगी हैं। उनके हेडक्वार्टर, पुलिस हेडक्वार्टर्स पर कहीं हो रही हैं। यहाँ किलिंग्स हो रही हैं, कबड्डी के खिलाड़ी मार दिए गए हैं। यहाँ मूसेवाला जी की सिक्योरिटी वापस ली गई, प्रचार किया गया, और वो मैं कहूँगा पाप किया है सरकार ने, और उनकी हत्या तुरंत हो जाती है। तो अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है साहब कि सबसे पहला मुख्य विषय है कि कानून व्यवस्था को वहाँ पर संभाल के रखना, इस प्रकार की हिंसा नहीं बढ़े वहाँ संभाल कर रखना आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा टेस्ट है। अगर इसमें विफल होती है तो कहीं की नहीं है। जो बड़ी बड़ी बातें करने से केवल नहीं चलता है, 10 दिन में भ्रष्टाचार खत्म किया, 15 दिन में ये कर दिया, ये यूट्यूब का झूठ जो है ना, इसकी आयु नहीं होती है। ये आयु गुड गवर्नेंस के साथ होती है। अगर आप कुछ पंजाब में नहीं कर पाए तो कोई भी भविष्य नहीं है। इसलिए सबसे पहली ज़रूरत है कि आप अपना बेस्ट पंजाब में दें। जो चैलेंजेस खड़े हुए हैं वो पंजाब के लिए नहीं है, देश के लिए हैं।
और आप एक जिम्मेदार अगर सरकार देना चाहते हैं तो चैलेंजेस से निपटिए, आपकी जिम्मेदारी। अगर विफल होते हैं तो देश आपको देख रहा है। अच्छा, आप भी एक किसान परिवार से आते हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री भी बताते हैं कि वो भी खुद किसान भी हैं और एक किसान परिवार से आते हैं, मगर हरियाणा के किसानों की इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है पानी। यहाँ पे प्राकृतिक रूप से ही पानी की बड़ी समस्या रही है। हालांकि आपकी सरकार ने और पिछली कोई सरकार ने भी काफ़ी कुछ काम करने का प्रयास किया, मगर अगर किसी राज्य में नदियाँ ही कम हैं या कोई और प्राकृतिक बड़ा पानी का स्रोत नहीं है, तो वहाँ के किसान प्रधानमंत्री को आप क्या मुख्यमंत्री को आप क्या कहना चाहेंगे कि ये एसवाईएल कैनाल का पानी का जो मुद्दा है आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए बहुत प्रमुख मुद्दा है, किसानों की मदद करने के लिए बहुत ज़रूरी है, इस पे आप क्या कुछ उनको मैसेज देना चाहेंगे, आप कुछ अपील करना चाहेंगे? 19 लाख एकड़ फीट हरियाणा का पानी जो है वो पंजाब को अभी देना है। 60 लाख एकड़ फीट पानी हमको मिल रहा है, 19 लाख एकड़ फीट पानी हमारा बकाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें तो फैसला सुना रखा है। अल्टरनेट चैनल जो है सतलुज यमुना लिंक नहर बननी है, क्योंकि अभी पानी एक ही चैनल से आ रहा है। अल्टरनेट चैनल चाहिए, उस चैनल में कभी कोई दिक्कत हो तो। दूसरी बात ये है कि ये नहर बन के हमारा 19 लाख एकड़ फीट पानी आए, क्योंकि हरियाणा ऐसा राज्य है जहाँ हर साल 40 लाख एकड़ फीट पानी का घाटा है। हम 2 करोड़ एकड़ फीट पानी इस्तेमाल करते हैं, 1 करोड़ एकड़ फीट हमारा नहरों से आता है और 1 करोड़ एकड़ फीट ज़मीन से निकालते हैं, लेकिन रिचार्ज केवल 60 लाख एकड़ फीट रहता है। 40 लाख एकड़ फीट के घाटे के कारण से हर साल हमारा अंडरग्राउंड वाटर का लेवल नीचे जा रहा है जी। और सब तरह की लड़ाई होने के बाद, राजनीतिक, न्यायालयों की, विधायिका की भी मैं कहूँगा कि रातों रात जो कैप्टन अमरिंदर ने काले कानून पास किए थे और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है, कभी हमारा पानी मिलना है, ये हमारा हरियाणा का हक है, वो पानी हरियाणा के किसानों को मिलना चाहिए। दक्षिणी हरियाणा उसके लिए ज़्यादा ज़रूरतमंद है। लेकिन इस समय मैं एक बात और कहना चाहूँगा, कुछ दिन पहले केजरीवाल कुरुक्षेत्र आए थे। हरियाणा मेरी मातृभूमि है, बड़ा स्नेह दिखा रहे थे, बड़ा ममता चाहते थे। अब नियति ने, संयोग सुयोग या भाग्य ने उनको पंजाब का राज्य दिया है, एक मौका दिया है, पानी पंजाब में देना है। तो पहले अपनी प्यासी इस मातृभूमि के लिए, जैसे जहाँ पैदा हुए, भागीरथ गंगा के आगे आगे चले थे, ऐसे एसवाईएल के लिए वहाँ से चलते हुए आगे आगे आए, पानी लेकर आए, तो लगेगा कि ममता, उनको माँ की ममता की कोई ज़रूरत है, प्रवाह है, कुछ पुत्रवत व्यवहार कर रहे हैं। केवल इमोशनल बातें से नहीं होगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। तो यहाँ तो पानी चाहिए, पानी होगा तो इस बात में भी पानी होगा जो वो कह रहे हैं, और नहीं तो जो दूसरा उदाहरण है कि ये बातें सब फिर पानी पानी हैं, तो वो पानी पानी का दूसरा एग्जाम्पल दूसरे अर्थों में होता है जी। तो उस नाते से ये उनको ये सौभाग्य मिला है, संयोग मिला है, तो पहले ये करके हुए आगे आएंगे तो लगता है कि मातृभूमि के प्रति वो अपना कुछ करते हुए निभा रहे हैं। अन्यथा तो सब मैं कहूँगा कि खोखली बातें हैं, केवल शब्दावली है, शब्दों में अर्थ नहीं है, भाव नहीं है, सार नहीं है। आपने जो जिक्र किया उसी पे मेरा अगला सवाल है कि कुरुक्षेत्र में उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली की अभी हाल ही में, सुपर संडे, रैलियों का सुपर संडे उसको बोला गया, मीडिया में इस बात से प्रचलित हुआ, क्योंकि कांग्रेस की भी रैली थी, भाजपा की भी रैली थी। तो आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, अभी वो शुरुआत कर रहे हैं, और आपने कहा कि शुरुआत करनी है, जबकि आप एक विपक्षी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मगर फिर भी आप कह रहे हैं कि भाई पानी दे के शुरुआत करो। और ऐसे क्या मुद्दे हैं जो आप चाहते हैं राजनीति से अलग? आप एक ही प्रदेश के दोनों वासी हैं, ठीक है, दोनों का कर्मभूमि अलग अलग है। आप अरविंद केजरीवाल से एक ही प्रदेश के होने के नाते और क्या कहना चाहते हैं कि आपके प्रदेश को ज़रूरत है राजनीति साइड में, अभी हमारे प्रदेश को ये चाहिए, अगर आप यहाँ आ भी रहे हो तो ये सब चीज़ें दो। एक तो पानी आपने जिक्र किया। नहीं, मैं उनसे कुछ नहीं चाहता मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो केवल एक संदेश देना चाहता हूँ कि टोपी को चमकाने में 300 करोड़ लगा रहे हैं और 29 करोड़ की पेंशन पर त्यागी बन रहे हैं। 29 करोड़ की पेंशन पर लोगों को पैदल चलाने की बात कर रहे हैं कि देखिए ये त्याग है, और 300 करोड़ की टोपी चमका रहे हैं। तो ये त्याग नकली है, नकली बातों को लोग समझते हैं।
लोग पॉलिटिकली बहुत स्मार्ट हैं हरियाणा के, तो उस नाते से वो सब विषय जो ऐसे विषय हैं जिन पर ये जो नकली बातों पर जो विषय चलते हैं वो लोगों के ध्यान में आता है। इसलिए हरियाणा के लोग रियल में जब कुछ होता है तो उसको समझते हैं, नहीं तो जो खाली बातों की जो राजनीति यहाँ नहीं हो सकती है। तो यहाँ डिलीवरी की राजनीति है, जहाँ से मैंने शुरू की कि आप डिलीवरी कर पाते हैं तो लोग मानते हैं कि भाई आप कुछ कर पा रहे हो। तो खाली बातों के शेर नहीं चलते यहाँ। बातों के शेर नहीं चलते यहाँ। ये हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं धनखड़ साहब, जो आप लोग के सवालों को के साथ जस्टिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे थे। काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने जवाब दिए और इन्होंने सबसे प्रमुख ज़रूरत जो प्रदेश की है पानी की, प्रदेश के किसानों की, उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी को एक मैसेज भी दिया कि देखिए आप इसी प्रदेश से आते हैं, आपने रैली में इस बात का जिक्र भी किया और अब आपके पास पंजाब सरकार है, अब आप कर सकते हैं वाकई अपनी मातृभूमि के लिए। कर्मभूमि आपकी दिल्ली है और आप पंजाब बना रहे हैं। इन्होंने अपील भी की। देखते हैं उस अपील का कितना असर होता है। तब तक के लिए न्यूज़ इंडिया के लिए राजीव पाठक।